इंशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन होगा। तो सबसे पहला सवाल होता है मोबाइल। जो मोबाइल कंपनी लॉन्च करता था तो पहले क्या, पहले जो कंपनी लॉन्च किए थे तो वो एक तरीके का नॉर्मल मोबाइल था, एकदम जनरल मोबाइल था। उसकी खासियत ये थी कि उसको हार्ड रीसेट करने का भी ऑप्शन कस्टमर को नहीं मालूम था, या मालूम था। पहले जो मोबाइल आई थी मार्केट में, छोटा मोबाइल या बड़ा मोबाइल, जो भी मोबाइल, नोकिया का तो बात नहीं कर सकते क्योंकि नोकिया का तो कीपैड मोबाइल अगर है तो वो बिना यूएफएस 3 बॉक्स के काम नहीं होता था। लेकिन जब एंड्रॉयड पे आए हैं तो हम कीपैड को छोड़ देते हैं अभी, क्योंकि हमारा चूंकि काम है, हमारा जो काम है एंड्रॉयड पे है, तो हम बात एंड्रॉयड से ही करेंगे। तो सबसे पहला चीज जानना है कि पहले जो मोबाइल आया था एकदम नॉर्मल जनरल, कोई सिक्योरिटी नहीं। क्या कभी कोई सिक्योरिटी था किसी कंपनी का? कृष्णा जी जी नहीं सर, जी किसी नहीं सर, नहीं। तरीके का सिक्योरिटी नहीं था। पहला कि वो सेट हार्ड रीसेट होता था, और दूसरा उसके अंदर जीमेल आईडी का कोई अकाउंट की फैसिलिटी नहीं थी। हार्ड रीसेट करने का जी मकसद था कि पूरा डाटा खत्म, मोबाइल प्लान जिसके पास में है मोबाइल उसका मोबाइल हो गया। शुरुआती दौर की जी जी कहानी जी यही थी। उसके बाद जी कुछ यूजर ने कंपनी को, या एडवाइजर होते हैं बहुत सारे कंपनी के, तो बोले कि ये मालिकाना हक छीना जा रहा है, मालिकाना हक छीना जा रहा है। जिसका ओरिजिनल प्रोडक्ट है उससे अगर किसी कारण से जी मिस हो जाता है मोबाइल, तो कोई किसी और बंदे के पास में मोबाइल जाता है, वो मामूली सा हार्ड जी रीसेट जी करके, चाहे वॉल्यूम अप से हो या वॉल्यूम डाउन से हो, हार्ड रीसेट करके वो मालिकाना हक अपना जता लेता है, क्योंकि उसके अंदर कोई ऐसी सिक्योरिटी थी नहीं। पहला सवाल। जी दूसरा दूसरा जो एमआई नंबर था, यानी कि कंट्री भी फ्री था, किस एमआई नंबर को किस कंट्री में रजिस्ट्रेशन करना है ये भी फ्री था। याद होगा एंड्रॉयड मोबाइल और कीपैड मोबाइल चाइनीज का, बीच में आपको बहुत सारे मोबाइल फेंकाना स्टार्ट हुए थे जिसके अंदर ओरिजिनल एमआई नंबर नहीं था। फिर हम लोग ने मिरिकल बॉक्स से या जीपीजी ड्रैगन से या फिर बहुत सारे बॉक्स से ओरिजिनल जो पीछे में एमआई नंबर था वो रजिस्ट्रेट करते चले गए। उसके बाद मोबाइल चलना स्टार्ट हुआ। तो उस वक्त दौर चला था, गवर्नमेंट ने ये फॉलो किया था कि मेरे कंट्री में जो भी मोबाइल चलेगा, मेरे कंट्री में जो भी मोबाइल चलेगा उसका सीरियल नंबर मेरे रिकॉर्ड में होना चाहिए। इसलिए क्योंकि उस वक्त आपको मालूम होगा कुछ अलीगल काम जोर शोर से चल रहा था, जैसे उग्रवादी, एमसीसी, बहुत सारी अलीगल वर्क हो रही थी। तो इसीलिए उस चीज जी पे जी जी कानून लागू किया गया कि एमआई नंबर पे हम कानून रखेंगे और एमआई नंबर का डाटा इंडियन गवर्नमेंट के पास होगा, चाहे जिस कंट्री का भी मोबाइल हो उस कंट्री के लिस्ट में उसका सीरियल नंबर होना चाहिए। और यही पहचान है कि अगर सीरियल नंबर आपके नाम से रजिस्टर्ड हो गया इंडियन गवर्नमेंट के अंदर, तो उसके बाद कल अगर कोई बोल दे कि मेरा मोबाइल है, अगर आप उसके ऊपर एक्शन लेते हैं तो आपका राइट बनता है, क्योंकि आपके नाम से ऑलरेडी पहला रजिस्ट्रेशन हो चुका है। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी देना चाहेंगे हम कि जब मोबाइल लेते हैं आप तो उस वक्त कोई मालिक नहीं होता है। खुद कंपनी जो बनाया मार्केट में बेचने के लिए आया वो भी उस वक्त मालिक नहीं होता। उसका मालिक कौन बनता है उसका, जब आप अपने नाम का सिम उसमें फर्स्ट बार लगाते हैं, जब आप अपने नाम का फर्स्ट बार सिम उसमें लगाते हैं उसी वक्त आपका वो मोबाइल नंबर और वो एमआई नंबर एक्टिवेट हो जाता है इंडियन गवर्नमेंट में। जी कृष्णा जी जी सर। जी सर, बिल्कुल। ठीक है, देखिए सिक्योरिटी यहीं से समझ में आएगा, क्योंकि कंपनी और गवर्नमेंट क्या सिक्योरिटी ला रहा है। जी 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 तो यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट या कोई भी कंट्री अपना देश के अंदर जो मोबाइल चल रहा है उसका सिक्योरिटी अपने अंदर सेव किया, और इसके बिना पे आज की डेट में मोबाइल ट्रेसिंग चलती है। अगर कोई क्राइम किसी मोबाइल से करता है तो उसका सबसे पहला चीज निकलता है कि ये एमआई नंबर अभी चल कहाँ रहा है, किस नेटवर्क सेक्शन में है, किस स्टेट में है, किस जिला में है, किस गांव में है, किस लोकेशन में है।
यहाँ तक ट्रेस जी कर जी लेता है। अगर ट्रेसिंग में किसी तरीके से मिसमैच होता है तो सबसे पहला उसका ऑनर को ढूंढा जाता है। तो ऑनर कैसे पकड़े आएगी, ऑनर उनका कैसे सिम पकड़ाता है? सिम सिम सर सिम नंबर से पता लग जाएगा, तो पहले फर्स्ट नंबर पे सिम डली है। जी, तो पहला चीज तो उसके अंदर जो सिम डली है उसके ऊपर ट्रेसिंग चलती है। अगर वो सिम 4G निकलता है, मतलब फर्जी, अलीगल तरीके से खरीदा जी हुआ, तो फिर इंडियन गवर्नमेंट उसके ऊपर रिसर्च करता है कि सबसे पहला सिम इस मोबाइल में कहाँ डाला गया था और किसके नाम से वो रजिस्टर्ड था। वो पहला ऑनर को फिर ढूंढता है। अगर पहला ऑनर मिलता है तो फिर इनसे पूछता है कि ये मोबाइल आपका था, इसका एमआई नंबर इतना इतना था, वो मोबाइल कहाँ है। अगर मोबाइल गुम होने का, मोबाइल चोरी होने का या हेराने का एफआईआर दर्ज की करते हैं थाना में, तो उनके पास फोटोकॉपी होता है एफआईआर का, होता है या नहीं होता है? जी 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 तो वो एफआईआर का कॉपी दिखाने के बाद बच सकता है कि सर मेरा मोबाइल खो गया, किसी तरीके से मिस हो गया मेरे से, मैंने उसके एमआई नंबर पे एफआईआर किया हुआ है। अगर नहीं किया हुआ है तो वो मुजरिम बन जाएगा। इसीलिए सभी भाई से हम कहते हैं, अपने कस्टमर से भी कहते हैं कि अगर आपका मोबाइल किसी कारण से मिस हो गया तो आप तुरंत उसका लिखित कंप्लेन अपने नजदीकी थाना में करवाइए। क्या लगेगा? 100, 200, 500 रुपया लगेगा। मकसद नहीं है कि मोबाइल आपका मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कोई टेंशन नहीं है, जो चला गया वो चला गया, बट उस मोबाइल से अगर कोई क्राइम होती है तो आप महफूज रहेंगे। लेकिन ये केस रियर होता है, ध्यान रखिएगा, ये केस रियर होता है। जब रियर होता है तो हार्ड भी होता है। पहला तो उस मोबाइल में जो सिम लगा हुआ उसका पहला लोकेशन लिया जी जाता है। जब नहीं मिलता है उसका ऑनर, उसका नहीं मिलता पहला सिम का, तब जा करके फर्स्ट ऑनर को ढूंढा जाता है। तो इसलिए इंडियन गवर्नमेंट ने एमआई नंबर के साथ अपनी सिक्योरिटी को टाइट किया, इसलिए ताकि हमारे कंट्री के अंदर कोई भी अलीगल बंदा क्राइम न करे, अगर क्राइम करे तो हम उसे आसानी से पकड़ सके। पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन, इसी के बिना पे गूगल कंपनी ने भी अपनी सिक्योरिटी अपडेट किया। गूगल कंपनी अपना सिक्योरिटी अपडेट किया। फाइंड माय डिवाइस, ध्यान रखिएगा, फाइंड माय डिवाइस, ये अपने जी गूगल क्रोम या प्ले स्टोर के सर्विस में ऐड किया। जब ऐड किया तो उसके अंदर की ये खासियत डाल दी गई कि उसके अंदर जो एमआई की सीरियल नंबर या कोई भी सीरियल नंबर उठा करके वो अपने सर्वर में डाल दिया। जब वो अपने सर्वर में डाला उसका सीरियल नंबर, तो उसके साथ ये फिक्स कर दिया गया कि पहला जीमेल आईडी कौन सा इसमें डाला गया था, पहला जीमेल आईडी कौन सा डाला गया था उसी से खुलेगा, दूसरा किसी से नहीं खुलेगा। ये गूगल की सिक्योरिटी थी, ये गूगल जी की जी जी सिक्योरिटी थी, क्योंकि उसे भी जवाब देना है, क्योंकि वो वर्ल्ड मार्केटिंग में है। हमारे जैसा छोटा सा हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश में नहीं है, वो वर्ल्ड मीटिंग, पूरे वर्ल्ड में चलता है उसका प्ले स्टोर और गूगल क्रोम ब्राउजर। तो वो हर देश का कानून मानते हुए ये प्ले स्टोर बनाया, उसके अंदर फाइंड माय डिवाइस को अटैच किया गया, जिसके कारण अगर कोई किसी मोबाइल को हार्ड रीसेट कर देता है, अगर वो किसी मोबाइल को हार्ड रीसेट कर देता है तो फाइनली सेट रिस्टार्ट होने के बाद उसे जीमेल आईडी मांगा जाएगा। अगर जीमेल आईडी मालूम है तो उसके पास दो रास्ता है, जीमेल आईडी डाल करके पासवर्ड डाल के मोबाइल खोल सकता है, पहला ऑप्शन। दूसरा, जीमेल आईडी मालूम है, पासवर्ड नहीं मालूम है, ध्यान दीजिएगा, जीमेल आईडी मालूम है, पासवर्ड नहीं मालूम है, तो जीमेल आईडी का फॉरगेट पासवर्ड कर सकता है। यहां पे एक चांस दिया है कृष्णा जी, जी सर बिल्कुल। ये समझ लीजिए सर जी, कृष्णा जी ये समझ जाइएगा तो आगे और भी चीज समझने में आसानी होगा, क्योंकि सिक्योरिटी है क्या जी ये जी जी समझना जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो ये सिक्योरिटी, ये प्ले स्टोर फाइंड माय डिवाइस एक ऑप्शन देता है कि अगर आपके पास ओरिजिनल जीमेल आईडी है, पासवर्ड भूल गए किसी कारण से, तो फॉरगेट एमआई कर सकते हैं। फॉरगेट एमआई करने के बाद आपको फिर से नया पासवर्ड डालने का ऑप्शन देता है, वो आपको गूगल क्रोम सर्वर से ही मिलता है। फिर वहां पे नया पासवर्ड, जैसे ही आप साइन इन करते हैं, नया पासवर्ड गूगल में अटैच हो जाता है, फिर आप वहां पे पासवर्ड, नया पासवर्ड डाल करके आगे बढ़ सकते हैं। अगर
ईमेल आईडी पासवर्ड नहीं है, ईमेल आईडी पासवर्ड नहीं है, तो आपके पास एक ही ऑप्शन है। लीगल तरीके की बात मैं कर रहा हूं अभी, अनलीगल तरीके की नहीं, लीगल तरीके की। एक ही ऑप्शन है कि आप अपना मोबाइल उठाइए, उसका पेपर लीजिए और सर्विस सेंटर जाइए, जो कंपनी का आप मोबाइल यूज करते हैं। ये यहां तक प्रोसेस लीगल है। अब यहां से हम बतलाना चाहेंगे कि अनलीगल कहां से स्टार्ट है। अनलीगल ये है कि हम और आप आज की डेट में एफआरपी अनलॉक करते हैं बिना डॉक्यूमेंट, बिना किसी इंक्वायरी के। वो उसका ओरिजिनल मालिक है या नहीं है, ये कोई नहीं जानता। जानते हैं कृष्णा जी? नहीं सर, मैं तो लेता हूँ डॉक्यूमेंट सर। नहीं, आप लेते हैं, लेकिन बहुत सारे भाई हमारे नहीं लेते हैं, और डॉक्यूमेंट लेने के बावजूद अगर वो अनलीगल मोबाइल निकल जाता है तो भी आपको छोड़ा नहीं जाएगा। एक ही सवाल गवर्नमेंट करेगा, आपके पास क्या ऑथोराइज है जो आप एफआरपी या लॉक खोले? कृष्णा जी और वही राजा खान जी, जी सर। सामने आइए, मुस्कुराइए मत। कल आके आपसे प्रशासन पूछेगा कि आपके पास क्या ऑथोराइज है जो आप किसी के भी कस्टमर का मोबाइल का लॉक खोल सकते, तो आप क्या जवाब देंगे? कि हम डॉक्यूमेंट लेके खोल रहे हैं? आवाज नहीं आ रही। वहीम राजा जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर लेते तो फिर भी है। आवाज आ ही नहीं रही है। आप क्या मालूम मुंह में पुर्जा रखे उसके वजह से आवाज नहीं आ रही कि मैक नहीं काम कर रहा आपका? नहीं सर, कृष्णा जी सीधा अंदर जाएंगे। नहीं, वो बात। अरे भाई साहब, मैं तो डॉक्यूमेंट लेता हूँ भाई मेरे अमन सैनी जी, मैं मजाक की मैं बात जूम पे नहीं। डाउनलोड कर दूं सबके डॉक्यूमेंट। बिल्कुल सही बात है सर, 100% सर। अमन सैनी जी, हम लोग फंसे भी है सर, थाना में केस है मेरा। एक मिनट अमन सैनी जी, हम इस जी। चीज के बारे में जिक्र इसलिए कर रहे हैं कि इससे दो चीज समझ में आएगा। हमको अपना देश का कानून भी फॉलो करना है और जी सर। ऑथोराइज लेके काम करना है। ये हंसी मजाक वाली बात नहीं है। हर कोई ऐसे ही करता, हम भी वैसे ही करते हैं। लेकिन जब कुछ लागू करेंगे, कुछ मीटिंग करेंगे, कुछ ग्रुप बनाएंगे, तो हम इंडियन गवर्नमेंट से परमिशन ले सकते हैं कि अगर हम काम करना चाहते हैं तो हम किस तरीके से करें। आज आपके ऊपर केस चल रहा है, आपके पास जी जी सही। कोई राइट नहीं है गवर्नमेंट से या प्रशासन से पूछने का, भैया हमारा मोबाइल दुकान है, कैसे काम करें। लेकिन जी यही सही बात आपकी है सर, जब बुलाएंगे जाना होगा। यही कारण है, अगर हम 1000 आदमी मिल करके अपने राज्य सरकार से या सेंट्रल सरकार से डिमांड करेंगे कि हम 1000 बंदे मोबाइल का काम करते हैं, सॉफ्टवेयर का काम करते हैं, अनलॉकिंग करते हैं या रिपेयर करते हैं, इसके लिए मुझे परमिशन चाहिए। परमिशन में हमें कस्टमर से क्या लेना है, क्या नहीं लेना है, क्या मान्यता दीजिएगा, ये लेना है। अगर गवर्नमेंट हमें मान्यता देता है कि उसके आधार कार्ड लेकर के आप अनलॉक कर सकते हैं, तो 100% हम लीगल हो जाएंगे। अगर बोल दे कि पहचान पत्र या कोई भी डॉक्यूमेंट ले करके आप उसका काम कर सकते हैं, तो उसका प्रोसेस देगा कि उसका मॉडल नंबर, कंपनी का नाम लिखिए, मॉडल नंबर लिखिए, एमआई नंबर लिखिए, फिर उसका साइन लीजिए, फिर उसका जो भी आइडेंटिफाई कार्ड होगा उसका डिटेल डालिए और सप्ताह का सप्ताह थाना में जमा कीजिए या फिर अपने पास रखिए। तो ये चीज तब होगा जब हम एक मीटिंग बनाएंगे, एक टीम बनाएंगे, एक संस्था बनाएंगे, तब। पहला चीज ये तो थी हमारी अपने कंट्री के बारे में जानकारी कि हमें काम लीगल कैसे कहलाएंगे और अनलीगल कैसे कहलाएंगे। उसके बाद आते हैं दूसरी ऑप्शन। यहां पे आपको मालूम है कि एफआरपी बाईपास हो जाता है। जितना सिक्योरिटी ताला बनाने वाले के पास अकल है, उससे ज्यादा उस ताला को तोड़ने वाले के पास अकल है। ये इंडिया की पहली खासियत है। इसलिए कि बेरोजगारी बनती नहीं है, जिस वाले तो टूट जाती है। इसीलिए सर जी, क्योंकि इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा बेरोजगारी है और समय का कोई कीमत ही नहीं। क्योंकि बेरोजगार आदमी के पास समय की क्या कीमत? सीधी सी बात है। 4 घंटा 5 घंटा नेट में घूरते रहे, कहीं कहीं से कुछ जानकारी मिला, सबको इकट्ठा किया, बाईपास कर। अब क्या हुआ कि ओप्पो, रियलमी और वीवो, ध्यान दीजिएगा, ओप्पो, रियलमी, वीवो किसको लॉक किया?
बूट लोडर को। बूट लोडर प्रोसेस को 4 स्टेप में लॉक किया है, 4 स्टेप में। और सैमसंग एमडीएम बूट लॉक, लोडर के लोग है। बूट लोडर तो पहले से चल रहा है, बूट लोडर पहले ही से चल रहा है। जी 4 स्टेप में लॉक किया है ओप्पो, वीवो, रियलमी। और सैमसंग एमडीएम लॉक 2 स्टेप में किया है। तो सैमसंग का एमडीएम लॉक कुछ कुछ तो हटा लेते हैं, लेकिन ओप्पो, वीवो, रियलमी का नया मॉडल का लॉक हटा सक रहे हैं हम लोग? नहीं सर। कितने साल हो गए ओप्पो, वीवो, रियलमी को हाई सिक्योरिटी लॉन्च किए हुए? दो 2018 से चल रही है। जी 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 18, 19, 20 चल रहा है, आधा साल खत्म हो गया 20 का, 2.5 साल हो गया। 2.5 साल में एक भी डेवलपर यूएमटी, एमआरटी, CM2, यूएमटी, दुनिया भर का सॉफ्टवेयर का डेवलपर का कंपनी है, क्या एक भी कंपनी तोड़ निकाल पाया उसका? हार्ड रीसेट या फैक्ट्री रीसेट या फ्लशिंग, किसी चीज का ऑप्शन? नहीं सर। अभी जरूरी 5 GB। क्यों नहीं कर पाया? एकदम सीधा करिए, सीधा एकदम ब्रेक लगा के करना चाहिए। भाई इसका जवाब नहीं पता था हमें, वो आप बताओ। इसलिए कि वो 4 स्टेप पे लॉक लगाया है। अच्छा अच्छा हाँ, वो तो है ही। पहला बूट लोडर लॉक, दूसरा प्राइमरी जीपीटी लॉक, तीसरा प्राइमरी बैकअप जीपीटी लॉक, और चौथा यूजर डाटा लॉक। आज के डेट में कुछ कुछ वीवो का मोबाइल आता है Y95, यूएमटी से अनलॉक कर सकते हैं, बट क्या उसे फ्लशिंग कर सकते हैं? जैसे ही फ्लशिंग के लिए फाइल डाल करके फ्लशिंग स्टार्ट करेंगे, 9000 में लगाएंगे तो क्या बोलेगा? मॉडम फेल, सिस्टम फेल, यूजर फेल, पहले ही लाइनिंग में फेल। फ्लश नहीं होगा, क्योंकि प्राइमरी लॉक है, प्राइमरी बैकअप जीपीटी लॉक है, डाटा लॉक है, और सिस्टम भी लॉक है। बूटलोडर तो है ही, बूटलोडर की तो बात ही नहीं करना है। तो इतनी सिक्योरिटी को कोई तोड़ नहीं सकता, पर एक कंपनी है जिसके ऊपर उम्मीद है कि तोड़ देगा वो। एक कंपनी है जिसके ऊपर उम्मीद है कि वो तोड़ ही देगा, चाहे जैसे तोड़े, जहां से तोड़े। तो इसी कारण से आज के डेट में हमें जरूरत होती है UEFI बॉक्स की। क्यों? क्योंकि एग्जाम्पल में जानना चाहूंगा आपसे कृष्णा जी। जी मैं हाथ का चमड़ा छील करके इसमें कुछ सोना का आइटम छुपा लिया हूं जी। अब ऊपर से आप लाख कुछ चीजें निकाल पाएंगे? सर जी मतलब दिख गया तो निकाल लेंगे, मतलब ऐसे टाका वाका लगा हुआ तो दिख ही जाता है, तो वैसे तो नहीं निकाल पाएंगे। नहीं तो नहीं, ऊपर से निकाल पाएंगे? नहीं, ऊपर से नहीं जैसे निकाल पॉकेट से पाएंगे। निकालते हैं, हाथ से छीनते हैं, क्या वैसे छीन पाएंगे? नहीं नहीं नहीं। उसके लिए क्या करना होगा? इसे फिर से चीरना होगा। जी जी जी। फिर से चीरना होगा, चीरना तब पड़ेगा। जाकर के उसे निकाल पाएंगे। तो सेम कंडीशन यहाँ पे लागू होता है। जो मोबाइल के अंदर मेमोरी कार्ड लगा हुआ, जिसके अंदर कोई सिक्योरिटी नहीं होता है, सिस्टम के मेमोरी कार्ड के अंदर कभी सुने पासवर्ड लगा हुआ है? नहीं सर। लगता है पासवर्ड भी, लेकिन वो अलग चीज मेमोरी है। कार्ड पे। मेमोरी कार्ड में पासवर्ड लगता है और eMMC में भी पासवर्ड लगता है, लेकिन कंपनी यहाँ पे मेमोरी कार्ड में पासवर्ड नहीं लगाया है। कंपनी उसके अंदर जो फाइल डालने का रास्ता है वो है प्रोसेसर, हमारा सीपीयू। तो सीपीयू को जी, डाटा जी, को जी। ब्लॉक कर दिया है कि कोई डाटा इनपुट आउटपुट नहीं होगा। जैसे आज के डेट में हमारा जी, इंडियन जी। गवर्नमेंट कर दिया सारे राज्य को ब्लॉक, एक राज्य से दूसरे राज्य को इनपुट आउटपुट नहीं होगा। उसी तरीके से जी। ओप्पो, रियलमी, वीवो प्रोसेसर के माध्यम से जो डाटा इनपुट आउटपुट होता है उसे ब्लॉक कर दिया गया है। कंपनी के लैंग्वेज में इसे क्या बोलेंगे मुझे नहीं मालूम, ना आपको समझना है।
अगर कंपनी के लैंग्वेज में समझेंगे तो लंबा प्रोसेस हो जाएगा, लेकिन मेरा काम है मोबाइल को बनाना, इसीलिए हम अपना काम सरल भाषा में समझेंगे और करेंगे। ठीक है, तो कंपनी प्रोसेसर को लॉक कर दिया, पहला बूट लोडर लॉक, दूसरा डाटा लॉक। बूट लोडर लॉक हम लोग सीपीयू मोड से बाईपास कर लेते हैं, टेस्ट पॉइंट से बाईपास कर लेते हैं, लेकिन डाटा लॉक नहीं होता बाईपास। आपको याद होगा कि ओप्पो का कुछ मॉडल था पुराना जिसमें टीपी पॉइंट के माध्यम से हम लोग काम कर लेते थे, A83 टीपी पॉइंट के माध्यम से काम कर लेते थे। उसमें क्या था, बूट लोडर लॉक था, बट डाटा खुला था। आज के डेट में ओप्पो का कोई भी मोबाइल आपको टीपी पॉइंट से काम नहीं करेगा, कि करेगा? जी नहीं सर। हम लोग भी काफी खटे हैं, काफी उसके ऊपर मशक्कत किए हैं कि जब पुराना मॉडल हो रहा है तो नया मॉडल क्यों नहीं होगा। हम भी बहुत कोशिश किए कि शायद अनलॉक हो जाए, लेकिन नहीं हो पाया। CLK, CMD, डाटा जीरो तीनों पे हमने ट्राई किया, लेकिन कहीं से टीपी पॉइंट का मेथड काम में नहीं आया। तो यहाँ पे यूजर लैन को लॉक कर दिया गया। तो हम लोग क्या करें, पहला काम हमने जो किया था वो Realme 2 का 2018 में आईसी को उतार करके UEFI बॉक्स में लगा करके फैक्ट्री रीसेट करके आईसी रिवॉल्व करके मोबाइल में बैठा करके ऑन किए थे। ये उस्मान भाई के साथ मीटिंग में था, उसका रिकॉर्डिंग भी बहुत पहले हमारा डाला दिया है। उसके बाद हमारे जहन में ये ख्याल आया कि सैमसंग का कुछ मॉडल का, पुराना मॉडल का ISP P0 है, यानी कि इसका भी होगा। फिर ISP P0 का तलाशी जारी हुआ और मार्केट में कोहराम मच गया कि ओप्पो रियलमी भी ऑफलाइन अनलॉकिंग होगा UEFI बॉक्स से, और बिकना स्टार्ट किया। तो UEFI बॉक्स से हम क्या लोग सर ISP क्या, सैमसंग का क्या बता रहे थे? मेरा फोन आ गया था बीच में सर। ISP सैमसंग क्या? सैमसंग का आपको याद होगा 2014 से ही सैमसंग का ISP P0 चला है, और रिफ्ट बॉक्स था उस वक्त से ISP P0 चल रहा है। जी जी जी। तो मेरे सभी UEFI के यूजर में ये ख्याल आया कि ISP से भी काम होगा। जब साजिद भाई खोल के कर सकते तो इसका ISP भी होगा। सभी ने फैन आउट करना स्टार्ट किया, और कुछ कंपनी का भी मदद रहा, कुछ मॉडल का कंपनी भी देते गया। जैसे A83, ये A83 तो उस वक्त शायद कम था, कुछ मॉडल का देते गया कंपनी। उसके बिना पे फिर हम लोग फाइंड आउट करके निकालना स्टार्ट किए। फिर ISP P0 लगा करके हम लोग फैक्ट्री रीसेट करना स्टार्ट किए। क्या किए? फैक्ट्री रीसेट। तो फैक्ट्री रीसेट में समय थोड़ा लंबा लेता है, UEFI हो या EasyJet हो, कोई भी बॉक्स हो। फैक्ट्री रीसेट का मतलब हो गया कि एक तरीके का हार्ड रीसेट, लेकिन हार्ड रीसेट जो हम लोग ISP से कर रहे हैं वो विदाउट प्रोसेसर कर रहे हैं, उसके बीच में कोई प्रोसेसर नहीं है। तो हमारा स्पीड कम हो जा रहा है। स्पीड बढ़ाने का, अगर USB से काम करते हैं तो स्पीड बढ़ाने का काम प्रोसेसर करता है। जी। तो हमारा तो प्रोसेसर को अलग कर दिया, हम तो डायरेक्ट EMC पे कनेक्ट हो गए, तो EMC का स्पीड कम हो जाता है। और ISP में जब हम काम करते हैं तो 2.5 Mbps का स्पीड देता है क्लॉक का स्पीड बढ़ाने के बाद। उसके बाद मीडियाटेक में होता क्या था कि हम लोग क्या जंपर लगाते थे, CLK, CMD, डाटा जीरो और ग्राउंड, 4 ही लगाते थे। BCC क्यों लगाते थे? तो आइडेंटिफाई नहीं होता है। तो हम लोग क्या करते थे कि USB से देते थे वोल्टेज सेक्शन को बढ़ाने के लिए, BCC और BCC को हटा देते थे। USB से लगाने के बाद होता क्या था, मीडियाटेक में कुछ देर पोर्ट बनाया रहेगा, 30 सेकंड, 15 सेकंड, 25 सेकंड तक। उसके बाद फिर पोर्ट छोड़ देगा। जैसे ही पोर्ट छोड़ेगा पावर डिस्कनेक्ट हो जाएगा। पावर डिस्कनेक्ट हो गया तो फैक्ट्री रीसेट जो हम कर रहे थे, प्रोसेस जो चल रहा था, वो आधे पे एरर हो जाएगा, आधे पे एरर हो जाएगा। उस कंडीशन में हमारा सेट डेड होने लगा। कॉलकॉम में कोई दिक्कत नहीं था, कॉलकॉम आराम से हम फैक्ट्री रीसेट कर ले रहे हैं, ISP से फ्लश भी कर ले रहे हैं। लेकिन मीडियाटेक के साथ ये प्रॉब्लम आने लगा कि वो सेट डेड होने लगा। उसके बाद कंपनी से ये रिक्वेस्ट करना स्टार्ट हो गया UEFI से कि भाई मेरे बहुत सारे कस्टमर का डाटा इम्पोर्टेंट होता है, इसलिए कुछ ऐसी मेथड निकालिए जिससे हम काम कर सके। तो उसके बाद मिस फाइल का कलेक्शन चला। मिस फाइल, जो कि सबसे पहला मिस फाइल कलेक्शन देने वाला था आपको रिफ बॉक्स। तो रिफ बॉक्स से मिस कलेक्शन को बनाने के बाद UEFI ने अपने अंदर ओप्पो मास्टर क्लियर को ऐड किया और वीवो मास्टर क्लियर को ऐड किया। बट ओप्पो मास्टर क्लियर सक्सेस रहा, वीवो मास्टर क्लियर
नोट सक्सेस रहा, वो वर्क नहीं किया सही से। तो यहाँ पे ओप्पो में हम लोग को खास करके काम आने लगा दो चीज का, कि एक तो लंबा प्रोसेस फैक्ट्री रीसेट करने की जरूरत नहीं है, और दूसरा छोटा सा फाइल होता है मिस फाइल, जिसमें ओप्पो मास्टर क्लियर में बैक डाटा ओनली करते हैं, और हमारा डाटा भी बच जाता है, और दूसरा समय भी बच जाता है, और ज्यादा प्रोसेस भी नहीं चलता है। मीडियाटेक हो कोलकॉम हो, दोनों हमारा सेफ तरीके से अनलॉक हो जाता है। तो हमारा अनलॉक होने के बाद यहाँ पे और एक चीज हम बताना चाहेंगे कि ओप्पो रियलमी वीवो, ओप्पो रियलमी जी। वीवो ये क्या किया है कि यूजर एरिया को तो लॉक किया है, ब्लॉक कर चुका है, लेकिन एफआरपी का कोई अहमियत नहीं दिया है। एफआरपी का कोई अहमियत ही नहीं, एक कोड डालिए एफआरपी खत्म। स्टार हैच 813 हैच, एफआरपी खत्म। यस या नो? जी 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 सर। तो यहाँ पे सैमसंग हो गया या और भी कोई ब्रांड हो गया, वो एफआरपी को अहमियत दिया, और ओप्पो रियलमी वीवो एफआरपी को ठेंगा दे दिया, मतलब कोई अहमियत एफआरपी का नहीं दिया। इसलिए नहीं दिया, अब इसका भी राजनीति समझिए, कि गूगल वाले ही एफआरपी को सिक्योरिटी बनाते हैं, और गूगल सर्विस से ही उसका बाईपास का मेथड मिलता है। गूगल ही एफआरपी जी, जी। लॉक दे रही है, और गूगल ही एफआरपी को बाईपास करने का मेथड दे रही है। जी जी तो इसीलिए ओप्पो रियलमी ने क्या किया कि एफआरपी को डिसलाइक कर दिया, बट एफआरपी है उसके अंदर, ये बड़ी बात नहीं है, एफआरपी है, लेकिन उसकी अहमियत अपने सिस्टम के अंदर जीरो कर दिया, कोई अहमियत नहीं है। जो भी अहमियत है मेरे डाटा का अहमियत है, मेरे यूजर सिस्टम का अहमियत है। बिना कंपनी के परमिशन के उसका लॉक खुल ही नहीं सकता। अगर खोलना है तो आईएसपी लगाना पड़ेगा। लेकिन आने वाला केस अब क्या आ रहा है वो भी हम बता दे रहे हैं। कुछ दिन पहले, एक आध 2 दिन पहले मेरे पास एक सेट आया है ऑनलाइन में ही, जिसके अंदर एमएमसी के अंदर लॉक डाला हुआ था। सेट खुला भी नहीं था, आईएसपी तक नहीं लगा हुआ था, सेट का स्क्रू तक नहीं खुला हुआ था, और ईएमसी के अंदर लॉक लगा हुआ था। अगर मेरा वही प्रॉब्लम था ना। जी आप ही का है ना? हाँ मेरा ही है जी, वो ईएमसी के अंदर प्रेवेंसी लॉक लगा हुआ, यानी कि जिस तरीके से मेमोरी कार्ड में हम लोग लॉक लगाते हैं, उसी तरीके से ईजी टेक से लॉक लगता है ईएमसी में। तो वो केस था हमारे बेस्ट मोबाइल सर्विस से। तो अब जो है कंपनी ये योफाई ईजी टेक की भी अहमियत खत्म करने जा रही है। अगर प्रेवेंसी लॉक हटा करके हम लोग प्रोग्राम करके सेट को जिंदा करते हैं, तो सेट तो जिंदा हो जाएगी, बट उसकी सिक्योरिटी नहीं बचेगी। क्या बेस्ट मोबाइल सर्विस से जो भाईजान हैं आप, आपको मैंने कहा था कि उसका सिक्योरिटी रीड कीजिए, क्या रीड हो पाई थी? नहीं, रीड भी नहीं हो रहा है, और उसके बाद में एजीजी टैग में उसको अनलॉक भी करने को ट्राई करना, मगर अनलॉक भी नहीं हो रहा है, वो अनलॉक भी नहीं हो रहा है। नहीं हो अब ये कंफ्यूजन है कि ये लॉक कंपनी दिया है या किसी कारण से गलती से लग गया, ये कोई नहीं कह पा रहा अभी। लेकिन इसके ऊपर भी रिसर्च आप चालू होगा, आपका मोबाइल आप ही के ऊपर साथ में चालू होगा। तो यहाँ पे आप वो सर, उसमें सैमसंग चिप में एक ही ऐसा आ रहा है, सैमसंग चिप में ऐसा लॉक मेरे ख्याल से ऐसा कुछ डाउट आ रहा है। जी जी। तो यहाँ पे हमें आज बतलाने का मकसद ये था कि कंपनी ने सिक्योरिटी अपडेट क्यों किया, और मुझे ईजी टेक और योफाई की जरूरत क्यों पड़ी। क्लियर है? जी 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 जी। तो अब इससे आगे बढ़ने की भी चांसेस है हमारी, क्योंकि अब जो है हम शुरुआत से ही धीरे धीरे बताते चलेंगे। आज से सपोर्ट आप लोग का बंद है, आज से आप लोग का कोई काम नहीं होगा। आज से फिर आपका सब दिन में क्लासेस होगा 1 घंटा, और रात में मीटिंग बैठेगा। रात में जिनका काम रहेगा किया जाएगा, नहीं रहेगा आराम से सोया जाएगा। क्या जी कृष्णा जी जी? जी बिल्कुल बिल्कुल सर, ये एक नंबर। तो ये प्रोसेस तो समझ गए, सिक्योरिटी अपडेट क्यों हो रहा है और क्या कारण है। ये मैं कोशिश किया हूँ कि बेहतरीन तरीके से बता पाऊँ। अगर कुछ गलती हो तो माफ कीजिएगा। साजिद बढ़िया, भैया, बढ़िया समझा आप। साजिद भैया, जी आप बोले कि सब जने मिलके आगे बढ़ेंगे, वो तो उसके लिए परमिशन लेंगे, ऐसा कुछ चल रहा है क्या मीटिंग ऐसा? हाँ, तो ये हम प्लान बना रहे हैं अभी कि हमारे अंदर 1 लाख या 1.5 लाख मोबाइल टेक्नीशियन एक साथ हो, तो फिर हम इंडियन गवर्नमेंट से ये परमिशन मांगे कि भाई अगर हम कोई मोबाइल का लॉक खोलते हैं
तो प्रशासन मुझे अलीगल बोलते हैं और मेरे ऊपर केस बनती है। लेकिन हमारी रोजगार यही है, हमारी रोजगार यही है मोबाइल को बनाना। कुछ मोबाइल ऐसा होता है जिसमें सॉफ्टवेयर भी मुझे चलाना पड़ता है, कुछ मोबाइल ऐसा है जिसका आईसी भी बनाना पड़ता है। तो जब नया आईसी लगाते तो मुझे सॉफ्टवेयर भी चढ़ाना पड़ता है। तो सॉफ्टवेयर के लिए तो मैं सर्विस सेंटर जाऊंगा नहीं। अगर सर्विस सेंटर जाके कहता हूँ कि मैं इसके अंदर नया आईसी लगाया हूँ, उसके अंदर सॉफ्टवेयर चढ़ाना है, तो वो बोलता है नहीं होगा, क्योंकि उसके अंदर उतनी टैलेंटेड होती नहीं। तो हम लोग ये काम कर सकते हैं अगर आप परमिशन दे तो, लेकिन परमिशन के अंदर मेरी भी शर्त होगी और गवर्नमेंट की भी शर्त होगी। तो इसके लिए हम ऐसा लोग कुछ रहे तो कोशिश करेंगे इंफॉर्मेशन कि इंडिया के जितने भी टेक्नीशियन हैं एक प्लेटफार्म पे आए, एक साथ बात करें और एक साथ अपने आप में हम लोग डिसीजन लें, फिर इसको संस्था बनाएंगे और फिर संस्था बनाने के बाद हम गवर्नमेंट से या राज्य सरकार से या सेंट्रल सरकार से जिससे भी हो हम परमिशन देंगे। कोई ना कोई तो मेरा सुनेगा, लेकिन खास करके जितनी जनसंख्या होगी उतनी दबाव गवर्नमेंट पे पड़ेगा और उतना ही जल्दी मुझे परमिशन मिलेगा। ये हम अपने लिए परमिशन लेना नहीं चाहते, हम चाहते कि हमारे इंडिया के अंदर जितने भी मोबाइल टेक्नीशियन हैं उन्हें एक डॉक्यूमेंट हो, एक रूल के अनुसार काम करने का मौका मिले। अगर हमारा इंडियन गवर्नमेंट बोल दे कि आपको आधार कार्ड लेकर के काम कर सकते हैं सॉफ्टवेयर का, तो हम आधार कार्ड लेके काम करेंगे। फिर प्रशासन भी मुझे तंग नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पास लिखित पेपर होगा ना कि मुझे इंडियन गवर्नमेंट से परमिशन मिला है, हम आधार कार्ड लेके काम कर सकते हैं। अगर वो इंडियन गवर्नमेंट बोल दे कि पेपर लेके ही काम करना है, तो फिर वहां पे मेरी शर्त रहेगी कि भाईजान कोई मोबाइल 1.5 साल का है, कोई मोबाइल 2 साल का है। आज की डेट में मोबाइल इंसान अपना मोबाइल संभाल के नहीं रख सकता, एक छोटा सा कागज का टुकड़ा कैसे संभाल के रखेगा। अगर आप आधार से परमिशन दे तो आप उसके लिए फिर ये भी अनाउंस कर देंगे कि हर मोबाइल टेक्नीशियन के अंदर एक वेबसाइट बनवा देंगे इंडियन गवर्नमेंट से। भले खर्चा पूरा टीम उठाएगा, लेकिन गवर्नमेंट के हवाले से एक वेबसाइट बनवाएंगे कि जितना भी मोबाइल टेक्नीशियन के पास मोबाइल रिसीव होगा, एमआई नंबर, आधार नंबर, सारा चीज टैप करके आपको इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा, आप ओके करेंगे फिर वो काम करेगा। लेकिन रिपोर्ट आपको तुरंत देना है, जाने तो हम लोग मेल के माध्यम से आपको इन्फॉर्मेशन दे देंगे और हम लोग अपना काम कर लेंगे। बहुत सारे रास्ते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं ये रास्ता, बहुत सारे रास्ते हैं, लेकिन टीम बनने के बाद तो टीम बनने में आपको मदद भी करना होगा और टीम चलाने के लिए कुछ खर्च भी उठाना पड़ेगा। ऐसा रहे तो मेरे को इन्फॉर्मेशन दीजिए साजिद भैया। हाँ, तो ऐसी की हम तैयारी कर रहे हैं, लेकिन अब देख रहा हूँ कि मेरे अंदर 200 स्टूडेंट की मीटिंग टीम है, पर 200 में से 10-20 बंदे ही एग्री है, सब एग्री नहीं। तो सब एग्री नहीं होगा तो 10 बंदे के पास जाएंगे हम किसी के पास, तो क्या मुंह दिखाएंगे कि 10 आदमी मोबाइल टेक्नीशियन है, हमको परमिशन चाहिए। मेरे जैसे हजारों लेकर के खड़े रहते हैं। हाँ, अगर एक लंबा चौड़ा मेरा टीम बनता है 1000 कम से कम, तो हम एक राज्य सरकार से डिमांड कर सकते हैं। अगर लाख पहुंचता है तो हम सेंटर से ले सकते हैं, और सेंटर के लेने के बाद हमको इंडिया में कोई दिक्कत नहीं होगा, कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा। बहरहाल ये जानकारी आज देने का मकसद 2 था। पहला, इंडियन गवर्नमेंट का रूल समझ में आना चाहिए, और दूसरा, हमारे काम का जो पहला शुरुआत तरीका है वो समझ में आना चाहिए कि कंपनी लॉक क्यों डाला है और लॉक को खोला कैसे जाएगा। क्लियर है? कोई डॉट, कोई सवाल? कृष्णा जी आप सामने आइए, आप ही के ऊपर ज्यादा नजर आता है। जी सर, मैं यही सामने जी, तो पहला प्रोसेस तो नजर समझ के में आ गया सामने, जिगर के पास। जी, पहला प्रोसेस तो समझ में आ गया कि हमें जी यूएफआई और ईजीजी टेक क्यों खरीदना पड़ा। जी सर। क्लियर है? कोई डॉट नहीं? इससे अगला स्टेप, अगला क्लास में इससे जी। आगे का स्टेप हम फॉलो करेंगे। जी सर। ठीक रहेगा इस तरीके का प्रोसेस? ठीक है सर। ठीक है सर, बढ़िया। नहीं, क्योंकि शुरू से जानकारी देंगे तो ही आप लोग समझ पाएंगे, क्योंकि डायरेक्ट हम ईएमसी पे ले जाते तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ईएमसी पे जाना क्यों पड़ा, जी जी जी। किस लिए गए जी, ईएमसी पे। मेरे को तो यही नहीं पता, ईएमसी में दिक्कत है, किसी में तो ईएमसी फाड़ के डाल दूं किसी की। नहीं, तो इसीलिए हम शुरू से लेके चल रहे हैं कि आज के डेट में हम लोग जो यूएफआई का यूज कर रहे हैं उसके ऊपर। तो अभी तो हम लॉक का सिस्टम का जानकारी दी है, अब हम इसके बाद का जो क्लास होगा उसमें जानकारी देंगे। क्या मालूम है, जी। कंपनी के टूल से फ्लैशिंग पहले हम लोग कैसे करते थे, उसके बाद डोंगल आया तो उससे कैसे करते थे, और आने वाला जो जनरेशन है जो
विदाउट सर्विस सेंटर परमिशन के नहीं हो रहा है, उस पर कैसे काम कर रहे हैं। और उसके बाद बताएंगे कि डेड बूट रिपेयर का यूएसबी से क्या रिलेटिव जानकारी मिलेगा आपको। अगर नॉर्मल मोबाइल है जो ऑनलाइन फ्लश की जरूरत नहीं है, अगर यूएसबी से अनलॉक फ्लशिंग सब हो रहा है, तो उसके अंदर हम कैसे पहचानेंगे कि हमारा ईएमसी खराब है या नहीं है। बहरहाल बताए थे, लेकिन अब स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। सर वो जी, सर। पोर्ट वाला भी उसी में लास्ट में। वो तो सर जी वही तो मैं बोला कि यूएसबी से ही बताऊंगा कि जी, कैसे सही है सर, पहचानेंगे सही है सर। कि ईएमसी खराब है तो किस लायक खराब है, कैसा खराब है, बनने लायक है या नहीं है। कृष्णा जी इसी पर जोड़ देंगे ना, इसीलिए हमें भी जानना है। नहीं, पहला चीज है कि सर कृष्णा जी के सर पास पता क्या है, मुझे ये चीज नहीं पता कि चलो ईएमसी पे काम करना है भाई, किस वजह से करना है ईएमसी। हाँ, इसीलिए आज से शुरुआत। ईएमसी खोलनी कब है? नहीं, अब मैं वैसे ही ईएमसी खोल के लग जाऊं उसमें, चलो भैया हो गया काम। नहीं कृष्णा जी, मोबाइल को डेड होकर के तो पता लग रहा लॉक के लिए आया, मोबाइल डेड ही कर दिया। इसीलिए हम शुरुआत से बताना स्टार्ट किया। उसमें क्या करेगी गवर्नमेंट, क्या नहीं करवाना सही है बताओ। सर, अभी जो जा रहे हैं सही जा रहे हैं सर। हाँ, ये देखिए कुछ इसलिए ना, क्योंकि जितने भी स्टूडेंट थे सब ईएमसी सीखने के लिए आए थे, लेकिन अभी देख रहा हूँ कि 4 या 5 हमारे भाई हैं जिन्हें शुरू से भी नहीं मालूम है, इसलिए हम शुरू से कर देंगे। जी 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 ठीक है, बिल्कुल क्योंकि कृष्णा जी भी यूएफआई और ईएमसी को समझ पाते हैं, लेकिन मेन कारण है कि कृष्णा जी के पास यूएफआई है ही नहीं। जी सर बिल्कुल, मैंने ठीक है। चलाया नहीं आज तक सर। जी इसी के साथ चाहते हैं आज की क्लास से इजाजत, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लासेस में। कैसा लगेगा? आई इसको देखता हूँ दिल घबराने लग जाता है मेरा। जी, तो ये वीडियो यूट्यूब पे भी ठीक है मिलेगा, बतलाइएगा, क्योंकि ये पहला वीडियो है तो यूट्यूब पे खुलेआम डाला जाएगा। ठीक है सर, जी सर जी, जी सही है। अल्लाह हाफिज।